हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 2 दिन से रेगुलर नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और अब आपको डेली क्लास रेगुलर मिलेगी। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं फिर इस क्लास को आज। और हमेशा की तरह आप देखेंगे क्लास के स्टार्टिंग में डेली एडिटोरियल से वोकैब, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है, इसको सेलेक्ट करते हैं और स्टार्टिंग में रखते हैं। इसको तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस में इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, सेंटेंस में इसका क्या सेंस आता है, क्या मीनिंग आता है। देन उसके एंटोनियम्स, उसके सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ आपको एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाता है। ऑलराइट, यहाँ पर जब मैं समझाऊंगा आपको चीज़ें तरीके से समझ में आएंगी, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहेगी। बट वोकैब की एक नेचर है कि आप इसको एक बार में पढ़कर याद नहीं कर सकते, उसके प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। तो मैंने इसमें डेवलप कर रखे हैं ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी ट्रिकी एमसीक्यूज के थ्रू, जिसके बाद सारी चीज़ें यहीं इसी क्लास में आपको रट जाएंगी। ऑलराइट, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बेनिफिशरीज जितने भी एसएससी के एस्पेरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई भी ऐसा एसएससी का एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, वोकैब आती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी, कोई भी बच्चा है जो जहाँ इंग्लिश आ रही है और वहाँ पर वोकैब आ रही है, तो यहीं से आपको वोकैब वहाँ पर देखने को मिलेगी। एक वोकैब का बहुत बड़ा बूस्ट यहाँ से आपको मिलेगा। डेली बेसिस पर करते हैं तो फिर चीज़ें रिपीट होते होते आपको परमानेंटली याद हो जाती हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी किए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, वोकेबुलरी देखो, पहला वर्ड है वूज। नाउन होता है, परेशानियों को बोलते हैं वूज। ग्रेट ट्रबल्स और डिस्ट्रेस, बहुत बड़े ट्रबल्स हैं, बहुत बड़ा डिस्ट्रेस है, दुख है, परेशानियां हैं, उसको बोलते हैं वूज। द कंट्रीज इकोनॉमिक वूज हैव लेड टू हाई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देश का जो इकोनॉमिक वूज थी, परेशानियां थी, उससे क्या हुआ है, बहुत बड़ा हाई इन्फ्लेशन हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया है। माइजरी है, हार्डशिप है और सफरिंग, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। इसमें से आप माइजरी को मार्क कर लेंगे। हार्डशिप और सफरिंग का तो आपको पता होगा, हार्डशिप को भी कर दो मार्क अगर नहीं पता है तो। एक तरफ तो परेशानियां हैं, काफ़ी ट्रबल्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एकदम खुशी है, रिलीफ है और कंफर्ट है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है स्क्रूटनी। नाउन होता है, गहन जांच को बोलते हैं स्क्रूटनी। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है या फिर एग्जामिनेशन, गहन तरीके से चीज़ों को जांचा जा रहा है, उसी को बोलते हैं स्क्रूटनी। द न्यू लॉ इज अंडर क्लोज स्क्रूटनी बाय लीगल एक्सपर्ट्स। लीगल एक्सपर्ट्स ने क्या कर रखा है, बहुत ही क्लोज स्क्रूटनी कर रहे हैं नए लॉ की। तो नया लॉ क्या है, ये बहुत बड़ी जांच के अंडर है बाय लीगल एक्सपर्ट्स। ओके, स्क्रूटनी मतलब क्या, इंस्पेक्शन, एनालिसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो जांच करी जा रही है, गहन तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निग्लेक्ट करा जा रहा है, इग्नोरेंस करी जा रही है और ओवरसाइट कर रहे हैं, तीनों हो जाते हैं इसके उल्टे एंटोनियम्स। इसमें से आप ओवरसाइट को मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है रिआइट्रेट। वर्ब होता है बार बार दोहराने को बोलते हैं रिआइट्रेट करना। से समथिंग अगेन फॉर एम्फेसिस, या तो आप एम्फेसिस जोड़ देने के लिए बोलते हैं या फिर क्लैरिटी, स्पष्टता के लिए। किसी बात को दोबारा कब कहते हैं, या तो जोड़ देना होता है तब कहते हैं, या फिर उसमें स्पष्टता देनी होती है तब कहा जाता है। दूसरी बार ये दो वजह है उसको दोबारा से बोलने के। तो रिआइट्रेट मतलब दोबारा से दोहराना, बोलना। द टीचर रिआइट्रेटेड द इंस्ट्रक्शंस टू एंश्योर एवरीवन अंडरस्टूड। टीचर ने रिआइट्रेट करा है, दोहराया है इंस्ट्रक्शंस को, जिससे कि सारे लोग समझ जाएं, सारे बच्चे समझ जाएं। रिपीट करना, री स्टेट, देखो री स्टेट, री मतलब दोबारा, स्टेट मतलब बोलना, तो दोबारा से बोलना, एम्फेसाइज करना, जोड़ देना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। चाहे एक तरफ तो दोबारा बोली जा रही हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ इग्नोर कर दिया, विड्रॉ कर दिया, मतलब जो कहा था उसको भी हटा लिया, और कैंसिल कर दी हैं चीज़ें, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है आयरोनिकली। एडवर्ब होता है, विडंबना यह है कि, मतलब ये क्या है, एक तरीके के अलग तरीके से विरोधाभास रूप में बोली जाएंगी चीज़ें। इन ए वे दैट इज अपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। इस तरीके से बोला जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हुआ, उसका अपोजिट हो रहा है। आयरोनिकली, द फायर स्टेशन कॉट फायर ड्यू टू आ शॉर्ट सर्किट। अब देखो, फायर स्टेशन का क्या काम होता है कि भाई वहाँ से एकदम से अगर कहीं पर आग लगी है, फायर स्टेशन में कॉल आएगा और वहाँ से फायर फाइटर्स जाएंगे और आग बुझा देंगे। लेकिन फायर फाइटर्स में ही आग लग गई, तो ये क्या, ये आयरोनिकली है, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन ऐसा हुआ है। आयरोनिकली द फायर स्टेशन कॉट फायर ड्यू टू आ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर स्टेशन में लग गई है आग। पैराडॉक्सिकली, अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप पैराडॉक्सिकली को मार्क करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो अलग तरीके से हो रही हैं चीज़ें, जो एक्सपेक्टेशन नहीं है उस तरीके से हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपेक्टेडली हो रही हैं, प्रेडिक्टेबली हो रही हैं और नेचुरली हो रही हैं। तो प्रेडिक्टेबली को मार्क कर लेंगे,
बाकी एक्सपेक्टेडली और नेचुरली तो आपको पता ही है। अगला वर्ड है हाइक, नाउन होता है, वर्ब भी होता है। वृद्धि या फिर बढ़ने को बोलते हैं, उछाल को बोलते हैं हाइक। अ सडन इंक्रीज इन प्राइस, अमाउंट या फिर लेवल, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाए, किसी चीज़ का अमाउंट बढ़ जाए या लेवल बढ़ जाए, उसको बोलते हैं हाइक। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ हाइक इन फ्यूल प्राइसेस स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है हाइक, हाइक मतलब क्या, इंक्रीज। फ्यूल प्राइसेस में मतलब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में हाइक, उछाल आया है, बढ़ोतरी हुई है। स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इंक्रीज, रेज और सर्ज, सर्ज को मार्क करेंगे। सर्ज बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आया है। एक तरफ तो बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, सर्ज हो रही है, रेज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरी तरफ रिडक्शन, कम हो रहा है, कट करा जा रहा है, और ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिर रहा है, नीचे नीचे की तरफ गिर रहा है। तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है पिटेंस, नाउन होता है, बहुत कम वेतन या धन को बोलते हैं पिटेंस। अ वेरी स्मॉल और इनएडुकेट अमाउंट ऑफ मनी पेड टू समवन, किसी दूसरे व्यक्ति को अमाउंट दिया जा रहा है बहुत थोड़े से अमाउंट में, तो वो होता है पिटेंस। द वर्कर्स वर पेड अ मियर पिटेंस फॉर देयर हार्ड लेबर। वर्कर्स को दिया गया था क्या, एक बहुत ही पिटेंस, मियर पिटेंस मतलब बहुत कम धन, फॉर देयर हार्ड लेबर उनकी बहुत ही कड़ी, बहुत ही हार्ड लेबर मतलब मजदूरी के लिए। ट्रिफल, मीगर सम और पीनट्स, ट्रिफल को मार्क कर लेंगे इसमें से, पीनट्स वगैरह तो छोड़ दो, इतना नहीं है, लेकिन ट्रिफल बहुत अच्छा वर्ड है, ये ज़रूर मिलता है एग्जाम में। तो कम धन है एक तरफ, तो बहुत कम धन है, लेकिन दूसरी तरफ फॉर्चून, पूरा पूरा फॉर्चून मतलब क्या, वो एक बहुत बड़ी संपत्ति है। प्लेंटी मतलब बहुत सारा है, वेल्थ, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला है केप्ड, वर्ब होता है, सीमा तय करने को बोलते हैं केप्ड। प्लेस्ड अ लिमिट और रेस्ट्रिक्शन ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर कोई एक रेस्ट्रिक्शन या लिमिट लगा देने को बोलते हैं केप्ड। द गवर्नमेंट हैज़ केप्ड द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट फॉर होम लोन्स। गवर्नमेंट ने करा है, केप करा है मतलब क्या, लिमिट लगाई है मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की फॉर होम लोन्स, होम लोन्स पर मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि भाई इससे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट। तो केप मतलब क्या, रेस्ट्रिक्शन लगाना। लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनियम्स। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ रहा है, वो सॉरी, एक तरफ तो लिमिट लगाई गई है ना, रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि इससे आगे नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटेंडेड बढ़ा दे रहे हैं, और एक्सपेंड कर रहे हैं, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। कॉर्पस, नाउन होता है, संचित निधि या फिर ग्रंथ संग्रह। हिंदी में बताता हूँ, इसमें इंग्लिश में बताता हूँ, देखो कलेक्शन है रिटर्न टेक्स्ट का, या फिर लार्ज सम ऑफ मनी सेव्ड, बहुत बड़ा अमाउंट है उसको सेव करके रखा है, वही होता है कॉर्पस। द यूनिवर्सिटी हैज़ बिल्ट अ कॉर्पस ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा उसका ग्रंथ ये भी है कि भाई जो कोई रिटर्न टेक्स्ट का कलेक्शन है उसको भी कॉर्पस ही बोलते हैं। सेंटेंस में क्या कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ने बिल्ड करा है, बनाया है एक कॉर्पस, किस चीज़ का, रिसर्च पेपर्स का, ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज टॉपिक है, उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, लोगों ने रिसर्च करके लिखा है। जो डॉक्टरेट वाले जो लोग होते हैं, है ना, जो पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो फिर वो सारा उसमें क्या करा गया, उसको एक कॉर्पस रखा है, मतलब इकट्ठा करके रखा गया। कलेक्शन बोल सकते हो कॉर्पस को, कॉम्पाइलेशन बोल सकते हो, और रिजर्व भी बोल सकते हो, इसमें से आप कॉम्पाइलेशन को मार्क कर लें। एक तरफ तो भाई देखो इकट्ठा है, सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी गई हैं, धन है या फिर कोई भी रिटर्न टेक्स्ट है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब क्या, टुकड़े में है, पोर्शन है, डेफिशिएंसी है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप फ्रेगमेंट को मार्क करेंगे, फ्रेगमेंट मैंने आपको कई बार करा रखा है, कई बार क्लास में आया है ये फ्रेगमेंट। अगला वर्ड है फिजिबल, एडजेक्टिव होता है, व्यवहारिक या फिर संभव को बोलते हैं। फिजिबल है कोई चीज़, पॉसिबल है या प्रैक्टिकल है, टू डू इजीली, जिसको आसानी से करा जा सकता है, वही होता है फिजिबल। द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग फिजिबल सॉल्यूशंस टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाने के लिए कंपनी एक्सप्लोर कर रही है फिजिबल मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल, अचीवेबल या फिर वायबल, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप वायबल को मार्क कर लेंगे। अच्छा, एक तरफ तो व्यवहारिक है, संभव है, पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, लेकिन दूसरी तरफ इम्पॉसिबल है, अनवर्केबल और अनरियलिस्टिक, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इम्प्रैक्टिकल भी वहाँ पर आ जाएगा। डिस्क्लेमर अगला वर्ड है, नाउन होता है, अस्वीकरण, जिम्मेदारी से इनकार। एक ऐसा स्टेट, देखो डिस्क्लेमर जब आप मूवी देखते हो तो स्टार्टिंग में वो आता है बना हुआ, है ना, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता है कि इस फिल्म की सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, किसी भी व्यक्ति, जीवित मृत व्यक्ति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो वो वाली चीज़ मतलब क्या, कि कल को अगर कोई सेंटिमेंट हर्ट होता है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी, तो वो केवल इस चीज़ को उसको किस में बोलते हैं, डिस्क्लेमर में बोल देते हैं वो। तो स्टेटमेंट है एक जो जिससे रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई कर दिया जाता है। द वेबसाइट इंक्लूड्स अ डिस्क्लेमर दैट इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड पार्टी लिंक्स। तो वेबसाइट पर भी बहुत सारी में रहता है डिस्क्लेमर, पहले ही लिखा रहता है कि भाई ये जो वेबसाइट है
ये थर्ड पार्टी लिंक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिनायल होना, वेबर होना और रिफ्यूज़ल, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक्नॉलेजमेंट है, एडमिशन करा जा रहा है और एक्सेप्टेंस है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्टेक होल्डर। नाउन होता है, हितधारक को बोलते हैं स्टेक होल्डर। एक पर्सन है या ग्रुप है विद एन इंटरेस्ट इन अ बिजनेस और डिसीजन, किसी एक बिजनेस में, किसी एक डिसीजन में, किसी एक मुद्दे में अगर कुछ लोग शामिल है जिनका कुछ इंटरेस्ट है, जिनको कुछ लेना देना है, वही होते हैं स्टेक होल्डर। द कंपनी हेल्ड अ मीटिंग विद ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स टू डिस्कस फ्यूचर प्लान्स। कंपनी ने करी है एक मीटिंग अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, हितधारकों के साथ, टू डिस्कस फ्यूचर प्लान्स। इन्वेस्टर हो सकते हैं, भाई कंपनी में किसका इंटरेस्ट हो सकता है, इन्वेस्टर का हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है, शेयर होल्डर का हो सकता है, तो तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो हितधारक है, उसका हित है, उसका इंटरेस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ आउटसाइडर, बाहर का लोग है, नॉन पार्टिसिपेंट है और अपोनेंट है, विरोधी है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। चलिए भाई, वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड ऑलरेडी बताना चाहता हूँ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, 100 इन ईच। वहाँ से ज़रूर आपको 2 से 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उसको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर अपने 2 से 3 मार्क्स सिक्योर करें। आज का पहला इडियम है होप्सन्स चॉइस। एक ही विकल्प है, कोई वास्तविक चुनाव नहीं है, उसको बोलते हैं होप्सन्स चॉइस। देखो, होप्सन्स चॉइस, होप्सन होप था एक, उसके बेटे के पास केवल एक ही चॉइस थी कि वो अपने बाप के कहने से शादी कर ले, ठीक है, उसके अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो होप्सन्स चॉइस। अ सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन रियल ऑप्शन, केवल एक ही ऑप्शन है। द वर्कर्स हैड अ होप्सन्स चॉइस, आइदर एक्सेप्ट द पे कट और लॉस देयर जॉब्स। वर्कर्स के पास केवल होप्सन चॉइस थी, मतलब क्या, एक ही चॉइस थी, या तो वो एक्सेप्ट कर लें पे कट को, कम वेतन को, या फिर अपनी जॉब को खो दें। अगला है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। गुप्त योजना या फिर राजनीति को बोलते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। आ सीक्रेटिव और डिसऑनेस्ट पॉलिसी, ठीक है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी क्या है, एक बहुत ही गुप्त योजना है, उसको बोलते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। द अपोजिशन अक्यूज द रूलिंग पार्टी ऑफ फॉलोइंग अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। अपोजिशन ने अक्यूज, आरोप लगाए हैं रूलिंग पार्टी पर, किस चीज़ के, कि भाई ये इनकी जो पॉलिसी है वो कैसी है, एक होल एंड कॉर्नर पॉलिसी है। मतलब क्या, गुप्त या फिर राजनीति। भाई कॉर्नर है, यहाँ पर है, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक ऐसी पॉलिसी है कि आप यहाँ कॉर्नर में जाकर, यहाँ पर भी एक होल है, यहाँ पर बैठकर बात करोगे, मतलब सबके सामने नहीं करोगे। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी कैसी होगी भाई, वो गुप्त और राजनीति इस तरीके की होगी ना, गुप्त योजना हो गई, वो तो सीक्रेट हो गया वो तो। होल्ड नो वाटर का मतलब होता है तर्क संगत ना होना, नॉट बी लॉजिकली साउंड और वैलिड। लॉजिकली साउंड नहीं है, ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है। हिज आर्ग्यूमेंट अबाउट द इकोनॉमी इम्प्रूविंग होल्ड्स नो वाटर। उसके जो आर्ग्यूमेंट थे इकोनॉमी पर कि भाई इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, होल्ड्स नो वाटर, उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। होल्ड्स नो वाटर मतलब क्या, लॉजिक का ना होना। ह्यू एंड क्राई, जोरदार विरोध को बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। अलाउड प्रोटेस्ट होता है कि या फिर पब्लिक का आउट क्राई, शोर, आक्रोश, उसको बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई ओवर द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स। वहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़ा विरोध था, ह्यू एंड क्राई था, ओवर द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स, जो नया टैक्स रिफॉर्म आया था उसको लेकर। फ्रेजल वर्ब्स, वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना, टू सर्व और अटेंड टू समवन। सेवा करने को बोलते हैं वेट ऑन। वेटर इसी से तो बना है, वेट ऑन से, है ना। वेट, वेट मतलब क्या, वेटर, वेटर क्या करता है, सर्व तो करता है। द वेटर वेटेड ऑन द गेस्ट विद ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। वेटर ने क्या करा है, वेट ऑन करा है, मतलब सर्व करा है गेस्ट को विद ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, बहुत ही सम्मान के साथ। वॉश अप, बर्तन या मुंह हाथ को धोने को बोलते हैं वॉश अप। टू क्लीन डिशेज और वन सेल्फ। बिफोर डिनर शी वेंट टू वॉश अप, वो हाथ धोने गया, है ना, डिनर से पहले वो हाथ धोने गई, गया नहीं, गई, शी। ओके, चलिए भाई, वॉश अप का मतलब हाथ धोना या फिर बर्तन धोना। वियर अवे, वियर अवे का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट होना, जो इरोड और डिसअपियर ओवर टाइम, एकदम से खत्म नहीं हो जाएगा, धीरे 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 करके नष्ट होगा। द पेंट ऑन द वॉल्स इज स्टार्टिंग टू वियर अवे। वॉल, दीवारों पर पेंट जो था, इस स्टार्टिंग, वो शुरू हो गया, वियर टू वॉश, टू वियर अवे मतलब क्या, धीरे धीरे खत्म होगा। कभी पेंट होता है घर में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पेंट करा आपने अगले दिन वो खत्म, ऐसा नहीं होता ना, वो धीरे 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 एक एक करके, एक एक दिन करके फेड होता है। ओके, तो वियर अवे मतलब धीरे धीरे नष्ट होना, फेड होना। वियर ऑफ, प्रभाव कम होने को बोलते हैं वियर ऑफ। टू ग्रेजुअली लॉस इट्स इफेक्ट, अपना इफेक्ट जो है उसका धीरे धीरे कम हो जाना, ग्रेजुअली। द पेन किलर्स इफेक्ट बिगेन टू वियर ऑफ आफ्टर अ फ्यू आवर्स। पेन किलर खाया था किसी ने, दर्द हो रहा था, पेन किलर खा लिया, रेगुलर पेन था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, बिगेन टू वियर ऑफ, फिर पेन किलर का जो
इफेक्ट था वो कम होना शुरू हो गया आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस अभी अगेन करते हैं। देखो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की 2 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वहाँ से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आते हैं, उनको आप ज़रूर कवर करें। ऑलराइट, पहला है क्रोनोलॉजिकल। एडजेक्टिव होता है क्रोनो, टाइम से संबंधित होता है, और क्रोनोलॉजिकल है तो फिर कालक्रम अनुसार है। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के ऑर्डर में किसी चीज़ को अरेंज कर दिया गया वो होता है क्रोनोलॉजिकल। द इवेंट्स इन द बुक आर प्रेजेंटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बुक में जो इवेंट्स प्रेजेंट करे गए हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब क्या टाइमलाइन के हिसाब से कि भाई कौन सी घटना कब हुई है, तो वो टाइम के हिसाब से, तो वही होता है क्रोनोलॉजिकल। शोफर नाउन होता है, पेशेवर ड्राइवर को, प्रोफेशनल ड्राइवर को बोलते हैं शोफर। अ पर्सन एक पर्सन है जिसको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है टू ड्राइव अ प्राइवेट कार, एक प्राइवेट कार को चलाने के लिए। द बिजनेसमैन हैज़ अ पर्सनल शोफर फॉर हिज डेली कम्यूट। बिजनेसमैन के पास क्या है, एक पर्सनल शोफर है। शोफर मतलब क्या, ड्राइवर, ठीक है, एक ड्राइवर है। फॉर हिज डेली कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है जो आने जाने की व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं कम्यूट करना, ठीक है। तो बिजनेसमैन के पास एक, अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ, देखो प्राइवेट और पर्सनल दोनों एक ही बात है। प्राइवेट और पर्सनल एक ही बात होती हैं, सिनोनिम होता है। प्राइवेट का मतलब होता है पर्सनल, ठीक है। कैपिटलिज्म नाउन होता है, पूंजीवाद को बोलते हैं कैपिटलिज्म। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप चल रही है। कैपिटलिज्म एनकरेजेस कंपटीशन एंड इनोवेशन इन द मार्केट। कैपिटलिज्म से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है और इनोवेशन बढ़ता है मार्केट के अंदर। तो कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद बेस्ड ऑन ओनरशिप। कंपनसेट वर्ब होती है, मुआवजा देने को बोलते हैं कंपनसेट करना। टू मेक अप फॉर अ लॉस और डैमेज, कोई डैमेज हो गया, कोई लॉस हो गया किसी का, उसके बदले में एक रकम देना, उसको बोलते हैं कंपनसेट करना। द कंपनी कंपनसेटेड द वर्कर्स फॉर देयर ओवर टाइम आवर्स। जो वर्कर्स हैं उनको ओवर टाइम आवर्स के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनसेट करती है, मुआवजा देती है या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट करती है। चलिए भाई, आज हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, सारा कुछ हो गया। एंटोनियम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ हो चुका है आज का। अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है सब कुछ आपको इसी क्लास में अभी याद हो जाएगा। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। विच वर्ड मीन्स सीरियस ट्रबल्स और डिस्ट्रेस। बहुत सीरियस ट्रबल है, डिस्ट्रेस है, तो इसमें से कौन सा है। फिजिबल, ऊज, स्क्रूटनी या फिर रिहाइड्रेट। देखो फिजिबल तो प्रैक्टिकल है, स्क्रूटनी जांच को बोलते हैं, रिहाइड्रेट का मतलब होता है रिपीट करना, तो ऊज जो बचा यही तो होता है सीरियस ट्रबल्स या फिर डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इफ़ अ लॉ इज़ अंडर डिटेल्ड एग्जामिनेशन, अगर कोई लॉ बहुत बड़े एग्जामिनेशन में है, जांच के दायरे में है, तो वो क्या है। इट इज़ अंडर, अंडर वॉट, अंडर रिहाइड्रेशन, दोहराया नहीं जा रहा, स्क्रूटनी है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वो स्क्रूटनी में है, स्क्रूटनी को ही बोलते हैं एग्जामिनेशन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। रिहाइड्रेट का मतलब होता है रिपीट करना। टू से समथिंग वंस, वंस नहीं, रिपीट करना। एक्सप्रेस डाउट एक्सप्रेस नहीं करना। टू से समथिंग रिपीटेडली फॉर एम्फेसिस, हाँ जोर देने के लिए दोबारा से बोल रहे हैं, यही होता है रिहाइड्रेट करना, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड इज यूज्ड व्हेन समथिंग हैपन्स अपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। कोई बात कर रहे थे जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन थी लेकिन उससे उल्टा हो रहा है, तो वो क्या है, आयरोनिकली है, वो तो आयरोनिकली है। पिटेंस तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, स्क्रूटनी जांच है, हाइक का मतलब बढ़ने को बोलते हैं, तो आयरोनिकली इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। इफ़ ए कंपनी सडनली इंक्रीजेज फ्यूल प्राइस, फ्यूल प्राइस में इंक्रीज हो गया, तो वो क्या है। फ्यूल प्राइस, प्रिटेंस तो छोटा सा अमाउंट है, डिस्क्लेमर है नहीं, कॉर्पस से तो ये तो भी छोड़ो। देखो इस कंपनी में इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज को ही तो हाइक बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए भाई आगे चलते हैं। विच वर्ड मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी पेड टू समवन, किसी व्यक्ति को बहुत छोटा सा अमाउंट दे दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, पिटेंस बोलते हैं। अभी 2-3 बार मैंने बता दिया, पिटेंस होता है वो। स्टेक होल्डर तो पार्टी होती है, फिजिबल तो प्रैक्टिकल और शोफर होता है ड्राइवर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ समथिंग इज गिवन अ फिक्स्ड अपर लिमिट, एक फिक्स्ड अपर लिमिट दे दी, तो उसको क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड अपर लिमिट, केप्ड होता है वो, केप्ड, केप्ड का मतलब होता है लिमिटेशन सेट करना। रिएटेड दोबारा से बोलना, स्क्रूटनाइज जांच करना, कंपनसेट अमाउंट देना, तो केप्ड होता है लिमिट सेट करना, अपर लिमिट सेट करना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक लार्ज सम ऑफ मनी है सेट असाइड फॉर अ पर्पस, किसी एक पर्पस के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट रखा गया है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस होता है वो, एक बड़ा अमाउंट है ना, उसको सेव करके किसी पर्पस के लिए रखा गया है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाई कुछ हल को बोलते हैं, स्टेक होल्डर पार्टी है, फिजिबल होता है प्रैक्टिकल। इफ समवन इज प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल, प्रैक्टिकल को मैं कई बार बता चुका हूँ, फिजिबल, फिजिबल का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल है और अचीवेबल है।
इफ समवन इज प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल, इट इज फिजिबल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ लीगल नोट स्टेटिंग दैट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन इज कॉल्ड, देखो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है, एक लीगल नोट भी दिया जा रहा है, तो वो क्या डिस्क्लेमर है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिस्क्लेमर को बोलते हैं एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन विद एन इंटरेस्ट इन अ बिजनेस और डिसीजन इज कॉल्ड, एक ऐसा पर्सन है जिसका इंटरेस्ट है बिजनेस में या फिर किसी डिसीजन में, वो क्या, वो स्टेक होल्डर होते हैं ना, जिनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है वो क्या है, स्टेक होल्डर है। भाई मान लो कोई घटना हुई है तो उसमें जो पार्टी शामिल है वो क्या है, स्टेक होल्डर है। कोई बिजनेस डील हो रही है उसमें जो पार्टी शामिल है जिनका पैसा लगा है वो क्या, स्टेक होल्डर्स हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब सपोज करो कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, जैसे कोई एग्रीकल्चर कानून बना दिया, तो उसमें स्टेक होल्डर कौन हो जाएंगे, किसान लोग हो जाएंगे ना, फार्मर्स क्या है उसमें, फिर स्टेक होल्डर हो जाएंगे वो, जिनका हित है उसके अंदर, जिसका इंटरेस्ट है, जिसका स्वार्थ छिपा है उसमें। व्हाट डज हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस, देखो होप के सन के पास एक ही चॉइस थी कि वो अपने पिता के कहने से शादी कर ले, तो हॉब्सन चॉइस मतलब क्या, एक फेयर डिसीजन तो है नहीं, एक सिचुएशन है जिसमें नो रियल चॉइस है, मतलब करना ही करना है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच इडियम मीन्स अ सीक्रेटिव और डिसऑनेस्ट पॉलिसी, एक सीक्रेटिव और डिसऑनेस्ट पॉलिसी है तो वो होती है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। भाई ये है, यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं लेकिन एक कॉर्नर में जाकर, वहाँ पर भी एक होल है, वहाँ पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं, तो मतलब क्या, एक बहुत ही सीक्रेट है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब क्या, एक सीक्रेटिव या फिर डिसऑनेस्ट पॉलिसी है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ एन आर्ग्यूमेंट इज वीक एंड लॉजिकली इनकरेक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट या तो कमजोर है या लॉजिकली इनकरेक्ट है तो उसको क्या बोलते हैं, होल्ड्स नो वाटर, होल्ड्स नो वाटर। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ ए ग्रुप मेक्स अ लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट, अगर कोई ग्रुप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर देता है तो उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं, या उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्रुप को नहीं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं। बहुत बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट हो गया, एकदम से शोर मचना शुरू हो गया, हल्ला कट गया, तो ह्यू एंड क्राई है वो, तो ह्यू एंड क्राई ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू सर्व समवन, किसी को सर्व करने, वेट 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 वाला था ना, वेट ऑन मतलब क्या, वेटर इसी से तो बना है, वेटर क्या करता है, सर्व करता है ना सबको, तो वही है वेट ऑन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टू सर्व समवन। इफ़ यू क्लीन द डिशेज आफ्टर डिनर, अगर आप डिनर के बाद डिशेज को साफ कर रहे हो तो उसका मतलब क्या, वॉशअप कर रहे हो आप, वॉशअप, बर्तन साफ कर रहे हो। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ समथिंग डिसअपियर्स ओवर टाइम ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस यूज, अगर कोई चीज़ कंटिन्यूस यूज़ के बाद में ख़त्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है समय के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉशेज अवे, सॉरी वॉशेज ऑफ, वेट्स ऑन, वियर अवे, या फिर होल्ड्स नो वाटर। होल्ड्स नो वाटर तो है नहीं, वेट ऑन का मतलब सर्व करना है, दो ऑप्शन बचते हैं, वॉशेज अप या फिर वियर्स अवे, तो वियर्स अवे हो जाता है वो, वियर्स अवे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वियर्स अवे का मतलब होता है चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं समय के साथ। इफ़ द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन स्टार्ट डिक्रीजिंग, अगर मेडिसिन का जो काम है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए उसका इफेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, वेट्स ऑन तो है नहीं, सर्व थोड़ी करने, वियर्स ऑफ, होल्ड्स वाटर, या फिर रीइटरेटेड, तो इसको बोलते हैं हम वियर्स ऑफ। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल होता है टाइम से रिलेटेड, टाइम के ऑर्डर में। अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो है नहीं, इंपॉर्टेंस में नहीं है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रोनोलॉजी, जहाँ पर भी आपको क्रोनो मिलेगा वहाँ पर टाइम से रिलेटेड, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, ठीक है। चलिए भाई, एक प्रोफेशनल ड्राइवर को क्या बोलते हैं, शोफर बोलते हैं उसको, तो शोफर होता है ड्राइवर जो प्रोफेशनल तरीके से ड्राइवर होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप पे कौन सा सिस्टम बेस्ड है, कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या, सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाती हैं, हमारे देश में भी आजकल क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट करा जा रहा है, तो वही तो कैपिटलिज्म है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ समवन इज गिवन मनी फॉर लॉस और डैमेज, अगर किसी को किसी लॉस के लिए, किसी डैमेज के लिए कोई पैसा दिया जाता है, हर्जाना दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू डिक्रीज इन इफेक्ट ओवर टाइम, इफेक्ट में किसी चीज़ को कम कर देना टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, वियर ऑफ होता है ना, तो वियर ऑफ। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वियर ऑफ हो गया मतलब क्या, डिक्रीज हो गया, इफेक्ट उसका खत्म हो गया। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम, रीआइट्रेट का सिनोनिम पूछ लिया, ठीक है। अब रिपीट हो रहे हैं क्या क्वेश्चन, शायद ये दोबारा रिपीट हो गया। रीआइट्रेट का मतलब तो रिपीट होना होता है, रिपीट। अब देखो रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, और रीआइट्रेट का मतलब भी रिपीट है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रखा ही इसलिए था ताकि मैं इसको रिपीट करके इस तरीके से आपको समझा पाऊँ। रिपीट करना मतलब क्या, रीआइट्रेट करना, तो मैं इसको क्लैरिटी कर रहा हूँ कि भाई आपको ये याद हो जाए, रिपीट रीआइट्रेट। ओके, नीचे आंसर की दी हुई है, उससे आप कर लेना। और मैंने यार आज इसमें वर्ड्स रखने भूल गया मैं आज अगेन, और एक ऐसा सेगमेंट है ना, वो सारे वर्ड जो मैं आज कराता हूँ उसको नंबरिंग में अगर मैं रख दूँ तो फिर आप उसको बता देंगे, लेकिन मैं उसको भूल जाता हूँ बार बार, वो याद रहता नहीं है। चलिए कोई नहीं, कल से कोशिश करेंगे उसको रखेंगे। बाकी आप आज वैसे 10-12 वर्ड्स हैं यार, खुद से भी आप लिख सकते हो, खुद से लिखना नंबरिंग में 1 2 3 4 करके सारे जितने वर्ड्स हैं
केवल वर्ड्स को लिखना, इडियम्स, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स को मत लिखना। 1 2 3 4 करके वर्ड्स को लिखना और फिर उनका मुझे मीनिंग, सिनोनिम, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिखना चाहिए आप बताना कमेंट में, उससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।